नमस्कारम। आज हम जानेंगे द्रोण ने द्रुपद पर हमला क्यों करवाया। द्रोण और द्रुपद दोनों ने एक ही आश्रम में एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोण अपने घर वापस आ गए, द्रुपद अपने घर। द्रुपद पांचाल नरेश थे। द्रुपद राजा बन गए, जबकि द्रोण एक निर्धन ब्राह्मणी बने रहे। द्रोण का परिवार बहुत कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। एक बार उनकी पत्नी ने बड़ा नाराज होकर द्रोण से कहा कि आप द्रुपद से क्यों नहीं मिलते, वो आपका राजा है और उसने आपको कहा था कि द्रोण, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा भी है, हम मित्र हैं, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तुरंत मेरे पास आ जाना, कभी झिझकना मत। और द्रोण को ये विश्वास था कि द्रुपद उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसी एक आशा के साथ द्रोण द्रुपद से मिलने जाते हैं, लेकिन द्रुपद का एक बिल्कुल नया चेहरा देखने मिलता है द्रोण को। द्रुपद के अंदर अब एक दंभ आ गया है, क्योंकि द्रुपद एक राजा बन गया है और वो द्रोण को एक मित्र के रूप में नहीं बल्कि एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में देखता है। अब द्रुपद सोचता है कि एक समृद्ध शक्तिशाली राजा और एक गरीब ब्राह्मण, इनके बीच में क्या बराबरी। और द्रुपद कहता है कि द्रोण, मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। द्रोण ये सुनकर बहुत आहत भी होते हैं और पीड़ित भी होते हैं। आहत क्योंकि एक मित्र ने धोखा दिया, तिरस्कार किया, और पीड़ित भी क्योंकि उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। अब द्रोण के अंदर एक ज्वाला भड़कने लगती है प्रतिशोध की। फिर भी आगे बढ़ते हैं वो और हस्तिनापुर पहुंचते हैं। रोजी रोटी की तलाश जारी है। वहाँ भीष्म से मिलते हैं और भीष्म बड़े प्रसन्न होते हैं द्रोणाचार्य को देख के, क्योंकि वो भी एक गुरु ढूंढ रहे थे कौरवों और पांडवों को शिक्षा दिलवाने के लिए। द्रोण भी तैयार हो जाते हैं, द्रोण वहीं रहने लगते हैं, उन्हें एक महल दिया जाता है और द्रोण की तकलीफ समाप्त हो जाती है। बड़े अच्छे से द्रोण कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते हैं, और जब गुरु दक्षिणा का समय आता है तब वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग मुझे द्रुपद का राज्य दिलाओ, मुझे द्रुपद से बदला लेना है। और वो सारी कहानी बताते हैं पांडवों और कौरवों को। उनके शिष्य सहर्ष तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राजाओं को चाहिए कि लड़ाई झगड़े थोड़े हो जाएं, है ना, युद्ध हो जाए, पराक्रम दिखाने का मौका मिल जाए, बस यही तो चाहिए। तैयारी होती है युद्ध की। हस्तिनापुर पांचाल देश पर हमला कर। अब कौरव और पांडव ये अलग अलग अपना गुट बनाते हैं और हमला करने जाते हैं। अर्जुन उनमें से सबसे शक्तिशाली है। अर्जुन दूर खड़ा होकर देख रहा होता है कि कौरव अपने उतावलेपन में, जल्दबाजी में हमला कर देते हैं, जबकि उन्हें नहीं मालूम कि द्रुपद भी बहुत शक्तिशाली राजा है। द्रुपद को पता चलता है हस्तिनापुर से सेना आई है, वो भी तैयार होता है और वो भी हमला कर देता है। ज़बरदस्त, शानदार, बेमिसाल युद्ध होता है, लेकिन द्रुपद कौरवों को हरा देता है। अब वो वहाँ से भागते हैं। जब ऐसा हो चुका होता है तब अर्जुन को ये महसूस होता है कि अब उसका समय आ गया है युद्ध में प्रवेश करने का। अर्जुन आता है और कड़ी टक्कर देता है। द्रुपद अर्जुन को भी कड़ी टक्कर देता है। द्रुपद भी मामूली नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि द्रोण और द्रुपद ने एक ही गुरु से शिक्षा ली है तो द्रोण में यदि कला है तो उसमें भी होगी, द्रुपद में भी होगी। यदि द्रोण विशेषज्ञ हैं अस्त्र शस्त्रों के तो द्रुपद भी होंगे। तो द्रुपद और अर्जुन के बीच में ज़बरदस्त युद्ध होता है, और इतना सुंदर और इतना जोश और जुनून से भरा हुआ बखान है, लेकिन अंततः जीत अर्जुन की ही होती है। अब इसके बाद द्रुपद की पराजय के बाद अर्जुन द्रुपद को द्रोण के सामने लाते हैं। फिर द्रोण द्रुपद को याद दिलाते हैं कि देखो, तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया था केवल इसलिए क्योंकि मैं गरीब था। तो आज देखो द्रुपद, आज मैं गरीब नहीं रहा। आज ये जो तुम्हारा पूरा राज्य है वो मेरा राज्य है, मैं इसका स्वामी हूँ। अब तो मैं हो गया तुम्हारे बराबर। क्या अब तुम मुझसे मित्रता करना चाहोगे? दरअसल द्रोण द्रुपद से मित्रता भी करना चाहते थे, क्योंकि पुराना प्रेम है वो बनाए रखना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ द्रुपद को एक पाठ भी सिखाना चाहते थे। तो द्रोण बोलते हैं कि देखो, अब तो मैं भी राजा हो गया, चलो अब मित्रता करते हैं।
और द्रोण कहते हैं कि देखो तुम्हारा राज्य है, हो सकता है मैं तुम्हें यदि राज्य तुम्हारा वापस कर दूं तो तुम फिर बदल जाओ। तो एक काम करते हैं, आधा राज्य मेरा, आधा राज्य तुम्हारा। इस प्रकार से हमारे बीच में बराबरी भी हो जाएगी। तुम कभी भूलोगे नहीं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, साथ ही साथ मैं समृद्ध भी हूँ। द्रोण और द्रुपद प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ नया नहीं है, पढ़ा हमने बहुत बार है, लेकिन फिर भी याद करा देते हैं अपने आप को कि मित्रता में पैसे की कैसे बात आ सकती है ना। हम सब जानते हैं कि नहीं, सभी मित्र समान होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं, है ना, वो हमारे अंदर भेदभाव आता है, आता ही है। मैं एक दिन एक क्लास में बच्चों को बता रहा था कि मान लो आपके 3 चाचा हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर है, एक कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, और एक साधारण सी कोई नौकरी करता है। तो आप आमतौर पर लोगों को ये बताएंगे कि हाँ हाँ, वो मेरा जो चाचा है वो तो मंत्री है, अच्छा हाँ वो दूसरा वो कमिश्नर है, यार तेरे कोई काम पड़े बताना मेरे को, है ना। लेकिन आप जो तीसरा चाचा है उसके बारे में आम तौर पर नहीं बताएंगे। आप कल्पना करें, ज़रा कल्पना करके देखें, आप जा रहे हैं, सड़क में जा रहे हैं, और आपके मंत्री जो चाचा हैं उनका काफिला निकल रहा है। अचानक चाचा आपको देखते हैं और वहाँ से चिल्लाते हैं, भतीजे कैसे हो, है ना। और वो कहते हैं अपने अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं कि आ जाओ, उसको बच्चे को लेके आओ, मेरे पास ले जाओ। आपको कितना गर्व होगा, है ना। आप देखेंगे चारों तरफ से सेल्फी खींचेंगे और फिर डालेंगे फेसबुक में, है ना, इंस्टाग्राम में। ऐसा ही कमिश्नर चाचा के साथ भी होगा। लेकिन क्या आपसे आपके तीसरे चाचा मिलने आए तो आप उनके साथ मिलकर सेल्फी खींचकर पोस्ट डालोगे? नहीं डालोगे। तो ये भेदभाव हम हर एक स्तर पर करते रहते हैं। इससे सामने वाले के बारे में तो कुछ नहीं पता चलता, हमें अपने बारे में ज़रूर कुछ पता चलता है। ये पता चलता है कि हम कैसे पैसे के आधार पर अपने रिश्ते चुनते हैं, और पैसा ऐसी चीज़ है जो कभी भी फिसल सकता है। मंत्री चाचा कभी भी मंत्री पद से बर्खास्त हो सकता है। लेकिन हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमें लोगों को इस आधार पर चुनना चाहिए कि उनके अंदर हमारे लिए प्रेम कितना है और हमारे अंदर उनके लिए प्रेम कितना, केवल प्रेम ही आधार होता है मित्रता का, रिश्तेदारी का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।